हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ ग्रुप डी में पूछे हुए 18 सितंबर के पहले शिफ्ट और दूसरे शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन हैं उनके बारे में आपके सामने डिस्कशन करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, समय व्यर्थ ना करते हुए चलिए मैं अपने क्वेश्चंस पे चलता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर हमारा ये वीडियो आपको दोस्तों अच्छा लगा तो प्लीज़ उसे लाइक कर दें, हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, और जब सब्सक्राइब कर ले दोस्तों तो उसके बाद जो नोटिफिकेशन बेल होगा उसे ज़रूर दबा दें ऑल पे, ताकि जितने भी हमारे नए अपडेटेड वीडियो हम लोग अपलोड करें तो उनका सबका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारत के विकास में विदेशी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए 9 जनवरी को हर साल निम्नलिखित में से कौन सा आयोजन मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है उन्नतीय भारत दिवस, दूसरा है अखिल भारतीय दिवस, तीसरा है विदेशी भारतीय विकास दिवस, और चौथा ऑप्शन है प्रवासी भारतीय दिवस। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, यानी कि ये 9 जनवरी को हर साल मनाया जाता है दोस्तों। और इसका जो शुरुआत हुआ था वो 9 जनवरी 2003 से हुआ था। कब हुआ था? 9 जनवरी 2003 से इसकी शुरुआत हुई थी। और ये किसके कार्यकाल में हुआ था? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे। चलिए दोस्तों, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल है, 80 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद गिराई जाती है, चौथे सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी? यहाँ मान लीजिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो चलिए दोस्तों, इसको हम लोग बनाते हैं। तो दोस्तों, इसको बनाने के लिए यहाँ पर हमें दिया हुआ है, ग्रेविटी हमें दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दोस्तों, अगर हाइट मेरे को यहाँ निकालनी है तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो ग्रेविटी बाई 2 इंटू 2n-1। ठीक है, तो दोस्तों ग्रेविटी हमारा दिया हुआ कितना? 10/2 हो जाएगा। और 2n, तो यहाँ पे 2n कहने का मतलब है 2, और n यहाँ पर हो गया कि चौथे सेकंड की बात हो रही है, तो इंटू 4-1। तो दोस्तों, इसको जब आप लोग सॉल्यूशन करेंगे तो आपका जो जवाब आ जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 35 मीटर आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको काटेंगे तो 5, और इसको जब सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7, तो 7 इंटू 5 35, यानी कि 35 मीटर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हैलोजन रखा जाता है? तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 17वें समूह में हैलोजन को रखा जाता है। 17 समूह में हैलोजन को रखा जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल चलते हैं हम लोग। अगला सवाल कौन सा है? अगला सवाल है, निम्नलिखित प्लांट में से कौन सा प्लांट बॉडी है जो जड़ों, तनों और पत्तियों में अलग नहीं है? पहला है मार्सिलिया, दूसरा है चारा, तीसरा ऑप्शन है रिक्कियाँ, और चौथा ऑप्शन है स्पाइरोगाइरा। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्पाइरोगाइरा, यानी कि ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, स्पाइरोगाइरा जो है जनरली आपको जापान के जितने भी लोग हैं वो इसे अपने भोजन में इसमें इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वो लोग इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जापान के लोग। ठीक है, चलिए अगला सवाल चलते हैं हम लोग। औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के भीतर लोगों को लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की पहल को क्या कहा जाता है? पहला है रुपए योजना, दूसरा है जन बैंक योजना, सी ऑप्शन है जन आदमी योजना, और डी है जनधन योजना। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जनधन योजना। ठीक है, चलिए, और ये शुरू कब हुआ था दोस्तों जनधन योजना? तो ये आपको 28 अगस्त
2014 से ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ठीक है दोस्तों, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। पहला ऑप्शन है यूराल, दूसरा है राइन, सी ऑप्शन है वोल्गा और चौथा ऑप्शन है डैन्यूब। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वोल्गा। वोल्गा नदी जो है वो यूरोप की सबसे लंबी नदी होती है। ठीक है, और इसकी जो लंबाई होती है दोस्तों वो होती है आपको 3687 किलोमीटर। ठीक है, कितना होता है, 3687 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, देश में महत्वपूर्ण समस्याओं के समाधान के लिए मशीन लर्निंग को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाले भारतीय स्टार्टअप के लिए विशेष रूप से तैयार विस्तृत परामर्श प्रोग्राम का नाम क्या है। पहला है लॉन्च पैड एक्सीलेटर इंडिया, दूसरा है मलाई एक्सीलेटर इंडिया, सी ऑप्शन है ऑटोमेशन एक्सीलेटर इंडिया और डी ऑप्शन है मॉडर्नाइजेशन एक्सीलेटर इंडिया। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लॉन्च पैड एक्सीलेटर इंडिया। ठीक है, यानी लॉन्च पैड एक्सीलेटर इंडिया जो है वो देश के में महत्वपूर्ण समस्याओं के समाधान के लिए मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाले भारतीय स्टार्टअप के लिए विशेष रूप से तैयार विस्तृत प्रोग्राम का नाम है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे एक क्या कहा जाता है। पहला है दहन अभिक्रिया, दूसरा है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, सी है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और डी ऑप्शन है विस्थापन अभिक्रिया। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है करेवा जो मिट्टी का एक प्रकार है किस भारतीय राज्य में पाई जाती है। पहला ऑप्शन है जम्मू व कश्मीर, दूसरा है पश्चिम बंगाल, सी ऑप्शन है राजस्थान और डी है नागालैंड। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जम्मू व कश्मीर में पाई जाती है करेवा नाम की मिट्टी। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस जैसे किस पर भरी होगी, उसमें जैसे क्या भरी होती है। पहला है हाइड्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन, सी है नाइट्रोजन और डी है क्लोरीन। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नाइट्रोजन भरी होती है। विद्युत बल्ब में आमतौर पे नाइट्रोजन गैस जो है वो भरी होती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है दो प्रतिरोधक 10 सिग्मा और अन्य 20 सिग्मा श्रृंखला में 6 वोल्ट बैटरी से जुड़े हुए हैं, सर्किट में विद्युत धारा क्या होगी। पहला है 0.2 एम्पियर, बी है 0.9 एम्पियर, सी है 0.6 एम्पियर और डी ऑप्शन है 0.3 एम्पियर। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 0.2 एम्पियर। अब दोस्तों इसे हम निकालेंगे कैसे। ठीक है, तो हम जानते हैं कि I बराबर होता है V/R। ठीक है, तो हमारा V कितना है, वोल्ट दिया हुआ है हमारा 6 और R कितना है वो दिया हुआ है हमारा 20 + 10 यानी कि 30। इसे जब हम काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/5 आ जाएगा और 1/5 को हम लोग जब डेसिमल में करेंगे तो 0.2 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है,
चलिए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, काइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष सापेक्ष डैश होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होती है कितने डिग्री पर, यही पूछा जा रहा है। पहला है 0 डिग्री, दूसरा है 90 डिग्री, सी ऑप्शन है 180 डिग्री और डी है 45 डिग्री। तो दोस्तों काइल की जो गति की दिशा है वो चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष में 90 डिग्री होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होती है। ठीक है, यानी कि हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यजुवेंद्र चहल निम्न में से किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है निशानेबाजी, दूसरा है क्रिकेट, सी है हॉकी और डी है टेनिस। तो दोस्तों इसमें जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी, क्रिकेट। अगला हमारा क्वेश्चन है, दिए गए विलयन के पीएच पर विचार करें कि किस विलयन में हाइड्रोजन आयनों की उच्चतम सांद्रता है। पहला है पहला ऑप्शन है 8.0, दूसरा है 10.1, सी ऑप्शन है 2.4 और डी है 4.7। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जिसका जो पीएच का मान जितना कम होता है उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उतनी ही अधिक होती है। ठीक है, तो ये दोस्तों इसमें सबसे कम हमारा कौन सा है, तो हमारा है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2.4 का जो पीएच मान है वो सबसे कम है। ठीक है, तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है अल्ट्रासाउंड, दूसरा है अल्ट्रासोनिक, सी ऑप्शन है सुपरसोनिक और डी है इंफ्रासोनिक। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंफ्रासोनिक। दोस्तों श्रवणीय रेंज के नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को इंफ्रासोनिक तरंग जो है वो कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल चलते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा लचीला और कोमल है। मतलब जो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा लचीला और कोमल होता है। पहला है सल्फर, दूसरा ऑप्शन है तांबा, सी है कार्बन और डी है फॉस्फोरस। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको तांबा, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है, वाटरलू का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। पहला है 1815 में, दूसरा है 1840 में, सी है 1850 में और डी है 1835 में। तो दोस्तों वाटरलू का जो युद्ध है वो आपको 1815 के वर्ष में ये जो लड़ा गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 1815 में लड़ा गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र कौन सा है। पहला ऑप्शन है CaOH ब्रैकेट क्लोज 2, दूसरा ऑप्शन है Ca2OH, सी ऑप्शन है CaOH2 और डी है CaOH। तो दोस्तों इसका जो सही सूत्र है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि Ca ब्रैकेट OH2। ठीक है, ये आपका सही सूत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेलुथम्पी दलवा किस भारतीय रियासत से जुड़े थे। उन्हें अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह के लिए जाना जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है विजयनगरम, दूसरा ऑप्शन है मैसूर साम्राज्य, सी ऑप्शन है चोल साम्राज्य और डी है त्रावणकोर। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि त्रावणकोर। ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। और ये जो विद्रोह हुआ था थम्पी का ये आपको हुआ था 1808-1809
में, ठीक है, 1808 1809 में, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न तक चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? अगला प्रश्न है हमारा, हाँ, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितना गुना है? पहला ऑप्शन है 1/6 गुना, दूसरा है 5 गुना, सी है 6 गुना और डी ऑप्शन है 1/5 गुना। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1/6 गुना होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से यौगिकों में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है? तो पहला ऑप्शन है कॉपर सल्फेट, दूसरा है जिप्सम, सी है बेकिंग सोडा और डी है वॉशिंग सोडा। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बेकिंग सोडा, ठीक है दोस्तों। बेकिंग सोडा का जो यौगिक मतलब बेकिंग सोडा यौगिक जो है, यौगिक में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं होता है, ठीक है, पानी नहीं है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, O2 का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन किसमें होता है? ठीक है, पहला है रिक्तिकाएँ, दूसरा है लाइसोसोम, सी ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया और डी है नाभिक। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। मतलब O2 का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न जब चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है हमारा, 120 वॉट के एक विद्युत लैंप का प्रतिदिन 8 घंटे उपयोग किया जाता है। लैंप द्वारा एक दिन में प्रयुक्त की गई ऊर्जा की यूनिट्स की गणना करें। चलिए तो अब ये हमें बताना है, यूनिट निकालना है। तो दोस्तों यूनिट अगर हमें जब निकालना रहता है तो यूनिट का जो फॉर्मूला होता है, जो यूनिट बिजली टोटल खपत होती है उसका होता है कि शक्ति गुणे समय, मतलब जितनी भी शक्ति लगी है और उसको हम लोग गुना करते हैं किससे? टाइम से, और डिवाइड फिर करते हैं कितने से? 1000 से। तो दोस्तों शक्ति हमारी कितनी लग रही है, कितने वाट की? तो 120 वाट की शक्ति लग रही है। और दोस्तों समय कितना है दिया हुआ है? 8 घंटों का समय दिया हुआ है। 8 घंटे का समय, और इसको मैं डिवाइड कितने से करूँगा? 1000 से। तो दोस्तों जब मैं इसे सब चीज़ क्रॉस कर लूँगा, काट लूँगा, तो हमारे पास जो आएगा आंसर वो हमारा आ जाएगा 0.96 यूनिट। आप दोस्तों करके देख लेना, आपका जो आएगा आंसर वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 0.96 यूनिट्स ही आएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न, के.आर. मीरा द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम बताएं जो राजनीति में ईमानदारी और आदर्शवाद की कीमत चुकाने के विषय में प्रासंगिक सवाल उठाती हैं। पहला है ऑप्शन निथ्रोमिलानम, दूसरा है द गॉस्पेल ऑफ यूदास, तीसरा ऑप्शन है आराचर और डी ऑप्शन है गिलेटीन। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द गॉस्पेल ऑफ यूदास, ठीक है। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। उस पुस्तक का नाम क्या था दोस्तों? द गॉस्पेल ऑफ यूदास, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है, 5 से 8% एसिडिक एसिड को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है इथेनॉल, दूसरा है ग्लासियल एसिटिक एसिड, तीसरा है एस्टर और डी ऑप्शन है सिरका। तो दोस्तों 5 से 8% एसिटिक एसिड को सिरका कहा जाता है दोस्तों, सिरका, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं।
अगला प्रश्न है, यदि दो असमान द्रव्यमानों में समान गतिज ऊर्जा होती है तो भारी द्रव्यमान होता है। पहला तेज गति, दूसरा कम गति, सी है अधिक आवेग और डी है समान गति। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि समान गति। मतलब कहने का ये है कि यदि दो असमान द्रव्यमानों को समान गतिज ऊर्जा होती है तो भारी द्रव्यमान का समान गति होता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मुकुलन द्वारा पुनरुत्पादित करता है और पुनर्जनन कार्यान्वित कर सकता है? पहला है प्लाज्मोडियम, दूसरा है हाइड्रा, सी है खमीर और डी है प्लानारिया। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाइड्रा। हाइड्रा जो है वो ऐसा जानवर है इसके द्वारा पुनरुत्पादित करता है और पुनर्जनन कार्यान्वित करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कह रहा है? वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है दाब का केंद्र, दूसरा है गुरुत्वाकर्षण का केंद्र, सी है घर्षण का केंद्र और डी है द्रव्यमान का केंद्र। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। ठीक है दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। चलिए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है हमारा, हाँ, निम्न में से कौन सा सरल स्थायी उत्तक नहीं है? पहला ऑप्शन है स्क्लेरेनकाइमा, दूसरा है जाइलम, सी ऑप्शन है जीवितक और डी है कॉलेनकाइमा। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा जाइलम। जाइलम जो है वो सरल स्थायी उत्तक नहीं है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया? पहला है मोसले, दूसरा है डाबेराइनर, तीसरा ऑप्शन है न्यूलैंड और डी है मेंडलीव। तो दोस्तों परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किया था वो किया था आपको मोसले ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। और इन्होंने ये कब आपको आवर्त सारणी बनाई थी? तो मोसले ने आवर्त सारणी 1913 ईस्वी में बनाई थी दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा हार्मोन युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? पहला है टेस्टोस्टेरोन, दूसरा है थायरोकिक्सन, सी ऑप्शन है पशु हार्मोन और डी है इंसुलिन। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, उसका आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है? प्रकाश की किरण पानी से ग्लास तक जाती है, यह झुकता है। पहला ऑप्शन है सामान्य की ओर और धीमा हो जाता है, दूसरा ऑप्शन है सामान्य से दूर और गति बढ़ती है, सी है सामान्य की ओर और गति बढ़ती है, उसके बाद है सामान्य से दूर और धीमा हो जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सामान्य की ओर और धीमा हो जाता है। ठीक है,
यानी कि ए ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है डैश ने मतलब किसने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवांशिकता के सिद्धांत के प्रतिपादन में योगदान दिया? ठीक है, पहला ऑप्शन है JBS हेल्डन ने, दूसरा है ग्रेगर मेंडल ने, सी है चार्ल्स डार्विन ने और डी है स्टेनली मिलर ने। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्रेगर मेंडल ने सजीव वस्तुओं में लक्षणों के आनुवांशिकता के सिद्धांतों में प्रतिपादन में योगदान दिया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न तक चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण और का गुरुत्वाकर्षण बल किसको तेजी प्रदान करता है? पहला है अभिकेंद्रीय बल, दूसरा है अपकेंद्रीय बल, सी है तनाव और डी ऑप्शन है समतली बल। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल अभिकेंद्री बल को तेजी प्रदान करता है दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है मांसपेशीय मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण में होने पर, दूसरा ऑप्शन है स्पिंचर मांसपेशी के मूत्राशय और मूत्र मार्ग के बीच मौजूद होने पर, सी है मूत्राशय में कम पानी भरा होने पर और डी है मूत्राशय में आसानी से नहीं भरने पर। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मांसपेशीय मूत्राशय में तंत्रिका नियंत्रण होने पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। डैश मतलब कौन सा एनेलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है? मतलब इनमें से कौन सा जो है वो एनेलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है? पहला है एस्केरिस, दूसरा है केंचुआ, सी ऑप्शन है नेरिस और डी ऑप्शन है जोंक। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी एस्केरिस। एस्केरिस जो है दोस्तों वो एनेलिडा वर्ग से संबंधित नहीं आता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है दो फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग किस प्रकार से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है? पहला है मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया, दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया लेकिन मायोपिया नहीं, सी है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया और डी ऑप्शन है मायोपिया लेकिन हाइपरमेट्रोपिया नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कह रहा है? FSSAI की पहल क्या है जो जैव डीजल के लिए प्रयुक्त खाना पकाने के तेल का संग्रह और रूपांतरण सक्षम करेगी? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी रुको, RUCO, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा पारा का ऐसक है? पहला है
सिटबनाइट, दूसरा है सिनेबार, सी है बॉक्साइट और डी है आर्सेनिक। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा, पारा का जो आयस्क है वो है सिनेबार। इनमें से सिनेबार जो है वो पारा का आयस्क है। और दोस्तों इसका जो सूत्र होता है वो होता है आपको HgS। HgS जो होता है वो सिनेबार का सूत्र होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? अगला प्रश्न है, एक वस्तु स्थिर है तो बल अभी भी इस पर कार्य कर रहा है। तो पहला ऑप्शन है इसके लिए आवेग, दूसरा है भार, सी है संवेग और डी है त्वरण। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको भार। यानी कि एक वस्तु स्थिर है तो बल अभी भी इस पर कार्य करता है, वह क्या है? तो वह भार है। दूसरा अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या है? पहला ऑप्शन है 552 यानी 552, दूसरा है 545, सी है 550 और डी है 548। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या पूछी जा रही है? अधिकतम संख्या जब भी पूछी जाएगी तो वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए यानी 552 हो जाएगा। ठीक है, आपको लोकसभा में जो सदस्य होते हैं वो कितने होते हैं? तो वो अगर सदस्य पूछा जाएगा तो वो आपको होते हैं 545। ठीक है, और लोकसभा के चुनाव के लिए कितने सदस्यों के चुनाव होते हैं, कितने सदस्यों के लिए होते हैं? तो वो होते हैं आपको 543 के लिए चुनाव होते हैं, यानी 543 के लिए चुनाव होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम। अगला सवाल क्या है? उसे चुने जो समूह से संबंधित ना हो। पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन, दूसरा है एल्युमिनियम, सी है सिल्वर और डी है गोल्ड। तो दोस्तों इसमें जो आपको सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए यानी कि हाइड्रोजन। दोस्तों हाइड्रोजन जो है वो एक क्या है? वो हमारा एक गैस है। बाद बाकी एल्युमिनियम, सिल्वर और गोल्ड ये सब क्या है? तो ये सारे के सारे आपको धातु हैं। ठीक है, तो इसलिए ये इस समूह से बिल्कुल हाइड्रोजन बिल्कुल अलग है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? महाराष्ट्र में गोवर्धन इको विलेज की स्थापना किस संगठन ने की है? पहला है आरएसएस, दूसरा है इस्कॉन, सी है ईशा फाउंडेशन और डी ऑप्शन है गौदिया मठ। तो दोस्तों महाराष्ट्र में गोवर्धन इको विलेज की जो स्थापना की गई है वो इस्कॉन संगठन ने की थी। किसने की थी? ऑप्शन नंबर बी इस्कॉन संगठन ने। ठीक है दोस्तों, तो इस्कॉन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? पहला ऑप्शन है वाट घंटा, दूसरा ऑप्शन है जूल, सी है किलोवाट और डी है किलोवाट घंटा। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी यानी कि किलोवाट घंटा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? मतलब किन पौधों के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है? मतलब कौन पौधों के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है? पहला ऑप्शन है प्रांकुर, दूसरा है बीजांड, दूसरा है मूलांकुर और डी ऑप्शन है बीजपत्र। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी यानी कि बीजपत्र पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो आपको सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है हमारा, किनके कारण स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है? ठीक है, चलिए पहला ऑप्शन है लिग्निन, दूसरा है सेल्यूलोज, सी है पेक्टिन
पैकिटन, और डी ऑप्शन है हेमीसेलुलोज। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लिग्निन के कारण जो है स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है। चलिए अगले प्रश्न तक चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, पगलाडिया बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों पगलाडिया बांध परियोजना जो है वो असम राज्य में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों इसकी जो स्थापना हुई थी, ठीक है, वो कब हुई थी? तो वो आपको हुई थी 1948 ईस्वी में। कब हुई थी? 1948 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न तक चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है 90 ईस्ट रिज जो एक अंत समुद्री ज्वालामुखी रिज है, कौन से महासागर में स्थित है? पहला है प्रशांत महासागर, दूसरा है आर्कटिक महासागर, सी है अटलांटिक महासागर, और डी है हिंद महासागर। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हिंद महासागर में ये स्थित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न तक चलते हैं। अगला प्रश्न है O2 का आणविक द्रव्यमान क्या होता है? पहला ऑप्शन है 16, दूसरा है 32, सी है आपको 8, और डी है 4। ठीक है, डी ऑप्शन है आपको 64, सॉरी। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा O2 का जो आणविक द्रव्यमान होता है वो आपको क्या होता है? वो 32 होता है, यानी कि 32 होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है हमारा 4 कार्बन परमाणुओं वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाला उपसर्ग क्या है? पहला ऑप्शन है आपको बट, दूसरा ऑप्शन है हेप्ट, सी ऑप्शन है इथ, और डी है प्रॉप। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्यूट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दूध वाला ताज़े दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है, तो किस कारण से मिलाता है? पहला ऑप्शन है दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए, बी ऑप्शन है दूध के गाढ़ेपन में सुधार करने के लिए, सी है दूध का स्वाद बेहतर बनाने के लिए, और डी है दूध में क्रीम बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों दूध वाला ताज़े दूध में थोड़ा सा जो बेकिंग सोडा है वो इसलिए मिलाता है कि दूध में अम्लीकरण को रोका जा सके। मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, जब यह भूमि को छूती है तो इसमें क्या होगा? तो पहला है तापीय ऊर्जा, दूसरा है गतिज ऊर्जा, सी ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा, और डी ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उसमें गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? ठीक है, तो दोस्तों पहला ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी ऑप्शन है के कामराज, सी है सी राजगोपालाचारी, और डी है गोपाल कृष्ण गोखले। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सी राजगोपालाचारी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। चालक तार की पीवीसी द्वारा
कोटिंग करके किसको रोका जाता है? पहला ऑप्शन है ओवरलोडिंग को, दूसरा है फ्यूजिंग को, सी है शॉर्ट सर्किट को और डी है रिसाव को। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चालक तार की पीवीसी द्वारा कोटिंग करके शॉर्ट सर्किट को रोका जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला है, गोवा पर पुर्तगालियों द्वारा किस वर्ष कब्जा कर लिया गया था? पहला ऑप्शन है 1510 ईस्वी में, दूसरा है 1516 ईस्वी में, सी है 1512 ईस्वी में या डी ऑप्शन 1515 ईस्वी में। तो दोस्तों गोवा पर पुर्तगालियों द्वारा 1510 ईस्वी में कब्जा कर लिया गया था। ठीक है, चलिए, और उसके बाद गोवा को भारत सरकार ने इसे पुर्तगालियों से कब छीन लिया? तो ये हुआ था आपको 1961 ईस्वी में। ठीक है, 1961 ईस्वी में भारत सरकार ने पुर्तगालियों से कब्जा ख़त्म कर दिया। चलिए अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल है, उस एथलेटिक प्रतियोगिता का नाम बताएं जिनमें मनप्रीत कौर एशियाई ग्राउंड प्रिक्स एथलेटिक्स मीट के पहले चरण में स्वर्ण पदक जीता था। पहला है चक्का फेंक, बी है गोला फेंक, सी है लंबी कूद और डी है ऊंची कूद। तो दोस्तों मनप्रीत कौर ने एशियाई ग्राउंड प्रिक्स के एथलेटिक्स मीट में पहले चरण में गोला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है? बादलों का रंग सफ़ेद किसके कारण दिखता है? पहला ऑप्शन है विकिरण के कारण, दूसरा है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, सी है प्रकाश के परावर्तन के कारण, डी है प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा कि बादलों का जो रंग है सफ़ेद इसलिए दिखाई देता है क्योंकि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी भारत की स्वदेश निर्मित और विकसित लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है? पहला है नाग, दूसरा है पिनाका, सी है हेलिना और डी है निर्भय। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी कि निर्भय जो है वो स्वदेश निर्मित यानी कि अपने देश के द्वारा निर्माण किया गया और विकसित किया हुआ ये लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, दूसरे आवर्त से संबंधित और मजबूत श्रृंखलन गुण वाले तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? पहला है 2-6, दूसरा है 2-8-2, सी है 2-8-4 और डी है 2-4। तो दोस्तों दूसरे आवर्त से संबंधित और मजबूत श्रृंखलन गुण वाले तत्व को जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उसका 2 और 4 होगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि 2 और 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है 240 वोल्टेज और 0.6 एम्पियर धारा वाले एक विद्युत बल्ब की पावर क्या होगी? पहला ऑप्शन है 400 वाट, दूसरा है 40 वाट, सी है 144 वाट और डी है 14.4 वाट। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे हमें निकालना क्या है? पावर निकालना है। तो P बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है? वोल्ट इंटू आई। ठीक है, V इंटू आई। ठीक है, यहाँ वोल्ट कितना दिया हुआ है हमारा 240 और I कितना दिया है 0.6 एम्पियर। तो दोस्तों यानी कि 240 गुने 0.6, इसे जब हम लोग गुना करेंगे दोस्तों
तो हमारा कितना आ जाएगा, आप भी करके देख सकते हैं। तो हमारा आ जाएगा 144 वाट आ जाएगा, यानी कि इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 144 वाट। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है उचित विकल्प का चयन करें, यानी 1 किलोवाट आवर बराबर कितना होता है। पहला ऑप्शन है 3600 जूल, दूसरा ऑप्शन है 36 लाख जूल, सी ऑप्शन है 36,000 जूल, या डी है 3,60,000 जूल। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 किलोवाट आवर का जो सही जवाब हो जाएगा बराबर होता है आपको 36 लाख जूल के बराबर। ठीक है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, मिलियन आवर्त होते हैं। पहला ऑप्शन है OTM, दूसरा है TTH, HTHM, सी ऑप्शन है M, और डी है M, TM, HM। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा कि मिलियन आवर्त जो होते हैं वो होते हैं क्या, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि M, TM, HM। ठीक है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए दोस्तों यही हमारा लास्ट सवाल था, और यहाँ पे हमारा ये आपको सवाल ख़त्म हो गया है। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, तो प्लीज़ इसे हमें आप लाइक कर दें, और आप जो वीडियो दोस्तों देख रहे होंगे उसके नीचे लाल रंग का बटन होगा सब्सक्राइब का, उसे प्लीज़ प्रेस कर देंगे और इसके बाद सब्सक्राइब दबाने के बाद आपको बेल आइकन नज़र आएगा दोस्तों, तो बेल आइकन ऑल पे आप लोग क्लिक कर देंगे, ताकि जो भी अपने लेटेस्ट वीडियो हम लोग अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। ठीक है, चलिए बाद बाकी, धन्यवाद।